रात काफ़ी बीत चुकी थी, 2 से 3 बज चुके थे, लेकिन गौतम का कोई अता-पता नहीं था। जहाँ सारी दुनिया इस वक्त गहरी नींद में डूबी हुई थी, वहीं गौतम की माँ ललिता मंदिर में अपने इकलौते बेटे के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी यात्रा सुखद हो और वह सही से घर लौट आए। इन सब के लिए भगवान से घर के बने मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रही थी और भगवान की आरती में मगन थी। आज उनके पति नागेश्वर भी घर पर नहीं थे। उन्हें बहुत खालीपन महसूस होने लगा था। वे जानती थी उनका बेटा हमेशा रात को देर से घर आने का आदी है। इसके बारे में सिर्फ उन्हें पता था। वह ये बात नागेश्वर से छुपाए रखती थी, लेकिन कब तक, एक ना एक दिन तो उन्हें उसके उन सारे फालतू करतूतों का पता चल जाना था। इसी बात को लेकर अक्सर ललिता परेशान रहती कि कैसे वे गौतम को समझाएं, उसे रोकें। अभी भी वो मंदिर में बैठे अपने भगवान के भक्ति में लीन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, जब एक बड़ी सी गाड़ी उस बंगले के अंदर दाखिल हुई। ललिता, जो भगवान के मंदिर में आरती करने में बिजी थी, गाड़ी की आवाज़ सुनकर आरती खत्म करते वहाँ से उठी और जल्दी नीचे आ गई। तेज तेज कदम से चलकर नीचे की तरफ दौड़ी आ रही थी। उनकी आदत थी, गौतम जब भी घर आता वह उसे रिसीव करने खुद आती। अब भी उसकी बड़ी सी गाड़ी को देखते हुए खुशी से आगे बढ़ रही थी, जब उनके कदम सामने के मंजर को देखकर वहीं जम से गए थे। उनके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। ऐश्वर्या, जो उस वक्त इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, गाड़ी का दरवाज़ा बड़े स्टाइल के साथ खोलती हुई बाहर आई। फिर नशे में चूर गौतम को सावधानी से अपनी बाहों का सहारा देकर गाड़ी से उतारती बगले के अंदर गौतम को लेकर आने लगी। ऐश्वर्या का आउटफिट ना होने के बराबर था। ऊपर से उसके खुले बाल ललिता को शर्म से पानी पानी कर गया था। गौतम, जो अपनी लड़खड़ाती गर्दन से उस मॉडल के कंधे पर हाथ रखे अपने डोलते कदमों से ऐश्वर्या का सहारा लेकर चला आ रहा था। इतने सारे नौकरों के होते हुए भी एक इज्जतदार ठाकुर का इकलौता वारिस, जो बाप के बाद उस फैक्ट्री का मालिक और बंगले का मालिक बनने वाला था, रात के उस पहर नशे में डूबा औरत के साथ उस बंगले में आया था। ये बात ललिता का दिल चीर गई थी। उनकी आंखें ये देखकर बिल्कुल भीग गई थी जब ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए गौतम को लिए बंगले की दहलीज पर कदम रखने लगी। वहीं ललिता ने अपने ठकुराइन वाले अंदाज में हाथ उठाकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बस लड़की, यहीं अपने कदम रोक लो। मुझे डर है तुम्हारे गंदे पैर मेरे इस पवित्र बंगले को गंदा और बदनाम कर देगी। गौतम को यहाँ से आगे खुद लेकर जाऊंगी। ऐश्वर्या, जो सचमुच एक पल को उनकी शानदार पर्सनैलिटी और खूबसूरत चेहरा देखकर चीखी थी, तो वो वहीं रुक गई थी। टेढ़ी हंसी होठों पर लाती हुई बोली, आंटी जी, मेरे पैर तो आप इस बंगले को गंदा करने से रोक लोगी, लेकिन अपने बेटे को कैसे रोकोगी? जो पागलों की तरह मुझे चाहता है, उसके दिल को कैसे पवित्र करोगी, जिस पर ऐश्वर्या की मोहब्बत की मोहर लगी है? आपके बेटे के दिल की सरजमीन पर तो मैं विराजमान हो चुकी हूँ, फिर ये बंगला क्या है? ठीक यही होगा। इस उम्र में अपनी बूढ़ी हड्डियों को तकलीफ ना दे। हट जाइए सामने से। जब मैं इस बंगले तक ला सकती हूँ तो गौतम को उसके बेडरूम में भी छोड़कर आ जाऊंगी, फिक्र ना करें। मैं आपके बेटे का आपके नाक के नीचे उसकी हालत का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। ऐश्वर्या अपने घटिया शब्दों से ललिता को आंख मारकर जवाब देती हुई बोली। ललिता ने घूरती हुई आंखों से ऐश्वर्या के चेहरे को और फिर गौतम को देखा, जो शराब के नशे में इतना धुत था। एक घटिया सी लड़की उसके दहलीज पर खड़े होकर उसके सामने बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही थी, और गौतम नशे की वजह से बेखबर था, वरना गौतम ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करता जो ऐश्वर्या ने उसकी माँ के साथ की है। ऐश्वर्या ललिता को नज़रअंदाज करती छोटे छोटे कदम उठाती गौतम को लिए बंगले के अंदर आती हुई उसके बेडरूम में आ गई और धीरे से गौतम को बेड पर लिटा दिया। गौतम, जो आंख बंद किए उस वक्त अपनी हालत से बिल्कुल बेखबर था। ऐश्वर्या उसके नसीले चेहरे को प्यार से देखती उसके पास ही बैठ गई। तुम जानते हो ना गौतम, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम मेरी इस मोहब्बत के बिल्कुल भी कदर नहीं करते। क्यों मुझे अपनाते नहीं? क्यों हमारे इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देते? इस छत के नीचे तुम्हारे साथ रहने का मेरे पास कोई हक नहीं, इसलिए अब मुझे जाना होगा। ऐश्वर्या प्यार से उसके घने सिल्के बालों में हाथ फेरती बड़े लाड से बोलती खड़ी हुई, फिर एक नज़र उसके चेहरे को देखकर मोहब्बत के आग में जलती हुई वहाँ से निकल आई। ललिता, जो नीचे खड़ी थी लेकिन गौतम के कमरे के बंद दरवाजे को देखकर अपने हिलते दिल से भगवान की माला जाप कर रही थी। ये उनके लिए बहुत शर्म और अफसोस की बात थी कि रात के उस पहर उनके जवान बेटे के कमरे में बाहर की एक बदचलन और आवारा लड़की उसके कमरे में मौजूद थी, जो पता नहीं क्या कर रही थी, और वो भी बेबस खड़ी सिर्फ इंतज़ार कर रही थी उस लड़की का वहाँ से जाने का। उस वक्त कोई उनके दिल से पूछता, जो महसूस कर रही थी उनका बस नहीं चल रहा था,
कि उस फालतू लड़की को बालों से पकड़कर अपने बंगले से बाहर निकाल कर फेंक देती। वह दिल ही दिल में उसे बहुत बुरा भला कहने लगी थी। वह क्या करती जब उनके अपने बेटे की ही आदत अच्छी नहीं लग रही थी। आज जो दिन उन्हें देखना पड़ रहा था वह उनकी अपनी औलाद की बदौलत थी। मजबूरन उन्हें सब्र से काम लेना पड़ा और वहीं खड़े होकर इंतज़ार करनी पड़ी। और ये न जाने कब तक उन्हें ऐसा करना पड़ता। जब उन्होंने ऐश्वर्या को गौतम के कमरे से बाहर आता देखा तो थोड़ा सुकून का सांस लिया और मन ही मन बोल पड़ी, इस लड़की का कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। ललिता ने जाती हुई ऐश्वर्या को घूर कर देखते हुए दिल में सोचा और फिर गुस्से में भरी हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन गौतम के मुंह पर सूरज की तेज़ धूप पड़ते ही उसकी आंखें खुली जब एक भरपूर अंगड़ाई लेता बिस्तर से उठा, लेकिन रात की छाई खुमारी अभी उसके पूरे बदन में फैली हुई थी। जब ऐश्वर्या के साथ बिताया हुआ रात उसे एक एक पल गहराई के साथ याद आने लगी थी। जब एक भरपूर मुस्कुराहट उसके होठों को छू गई थी, उसने गहरी सांस लेते हुए ऐश्वर्या की खुशबू को महसूस किया था। जब एक अनचाही एहसास से उसका मूड खुशी से झूमता हुआ फिर से बर्बाद हो गया था। जब उसे अचानक याद आया कि ऐश्वर्या और उसके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वह एक ठाकुर राजघराने का इकलौता चश्मो चिराग था, कई फैक्ट्रियों का अकेला वारिस था। ऐश्वर्या अंधेरी रातों की खूबसूरत मलिका। गौतम के परिवार में किसी मर्द का ऐसी औरत के साथ कोई अफेयर का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो मजबूर था। उसे अपना नाम नहीं दे सकता था क्योंकि उसके परिवार का नाम खराब हो जाता और इज्जत मिट्टी में मिल जाती। जो बरसों की बनाई हुई इस परिवार की इज्जत ऐश्वर्या के आने से खाक में मिल जाती। और सबसे बढ़कर उनकी उम्र में भी बहुत फ़र्क था। गौतम 26 साल का था जबकि ऐश्वर्या 32 साल की लड़की थी। गौतम को कई बार ऐश्वर्या ने बताया था, प्रपोज भी किया था। वह बस चाहती थी कि गौतम उसका हमेशा हमेशा के लिए बन जाए, जिससे दुनिया की कोई ताकत उसे अलग ना करती। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी था कि गौतम के परिवार में ये रिवाज था कि शादी के लिए 5 से 6 साल छोटी लड़की को ही चुना जाता था जो उसकी नस्ल को आगे बढ़ा सके। मर्द से उम्र में बड़ी या उसकी हम उम्र लड़की का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक अजीब सी जंग थी जो उसके अंदर फ़िलहाल चल रही थी, जिससे वह लड़ रहा था। वो फ्रेश होता नीचे आया। आज उसने फैसला कर लिया था वह अपनी माँ से ऐश्वर्या के बारे में बात करके उन्हें अपनी बहू बनाने के लिए ज़रूर राज़ी कर लेगा। नागेश्वर तो अक्सर आए दिन देश से बाहर अपने काम और बिजनेस वगैरह के बारे में बिजी रहते थे, क्योंकि इस वक्त बाहर का बिजनेस वह अकेले ही संभाल रहे थे। इसलिए उनके तरफ से उसे कोई समस्या नहीं थी। उसके ख्याल में अगर वह ऐश्वर्या से उनके ना रहते हुए भी शादी कर लेता तो उसका रिश्ता ऐश्वर्या के साथ पवित्र हो जाना था। मजबूरी में सही उसके परिवार को ऐश्वर्या को ज़रूर अपनाना पड़ता, लेकिन उसे एक उम्मीद थी कि उसकी माँ जो एक धार्मिक औरत हैं और पूजा पाठ की आदी हैं, भगवान में विश्वास रखती हैं, जिन्हें ना सिर्फ ऐश्वर्या उसके बीच के सारे राज मालूम थे बल्कि ये बात भी अच्छे से जानती थी कि उनका बेटा कितनी ही रातें उसके पल्लू में बिताकर आता है। अब वो उसके मुंह से शादी का नाम सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी और उसे खुशी खुशी शादी की परमिशन भी दे देंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसी स्त्रियों का समाज में क्या हैसियत होता है और ऐश्वर्या को उसके घर में कभी स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनका बेटा इस तरह के स्त्रियों से शादी करे और मैं अपने आप को बर्बाद करूं। इन्हीं सोचों में गुम हुआ वह टेबल पर पहुंचा तो माँ का प्यार भरा चेहरा जो उस वक्त उदासी में डूबा हुआ था, ये देखकर वह ठिठक गया। क्या बात है माँ, आज आप बहुत उदास नजर आ रही हैं। सब ठीक तो है? गौतम माँ को इस तरह देखकर फिक्र भरे शब्दों में पूछा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ललिता ने नज़र उठाकर सामने खड़े अपने नशेड़ी इकलौते बेटे को देखा, फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। गौतम को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा। जब वो चुपचाप कुर्सी पर बैठकर, आज शायद तुम्हें रात वाली बात याद हो ना हो, लेकिन जो कुछ कल रात हुआ मेरी इन आंखों ने देखा वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुम अच्छे से जानते हो हमारे ठाकुर खानदान की एक पहचान और समाज में इज्जत है और एक नाम है। तुमने कभी सोचा भी है? और तुम्हारे घर में एक जवान बहन भी है। इस सब के बावजूद तुम्हारी हरकतें इतनी बुरी है कि मुझे शर्म आती है खुद को तुम्हारी माँ कहते हुए। क्या तुम्हें ज़रा एहसास या शर्मिंदगी नहीं अपने किए पर, जो तुम खुलेआम बेशर्मी करते फिर रहे हो? जब तुम्हारे पापा को इस बारे में पता चलेगा तुम उनके पीठ पीछे क्या गुल खिलाते फिर रहे हो तो उन पर क्या बीतेगी। मुझे डर है वह तो तुम्हें अपनी जायदाद से ही बेदखल ना कर दें। ललिता कड़े शब्दों में बोलती अब अंदर की सारी भड़ास बाहर निकाल रही थी, जो रात से उन्हें एक पल के लिए चैन नहीं लेने दे रहा था। गौतम जो अब तक माँ की इज्जत किए खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहा था, उनके चुप होने पर बोला, माँ
पहली बात तो मुझे जायदाद से निकालने की धमकी ना दो, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं उनका इकलौता वारिस हूँ और इकलौते वारिस को कोई भी जायदाद से बेदखल नहीं कर सकता। जबकि इस बंगले का और सारे जायदाद का अगला वारिस मैं ही हूँ, तो इस हाल में ये बात ही नामुमकिन है। दूसरी बात यह, अगर आपको मेरा ऐश्वर्या के साथ दिन रात इस तरह से बिताना पसंद नहीं है तो आप मुझे परमिशन दे दे कि मैं उसके साथ शादी कर लेता हूँ। तब तो आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी और फिर ऐश्वर्या भी मेरी पत्नी बन जाएगी और वह भी एक अच्छी औरत कहलाएगी। तब तो आपको बुरा नहीं लगेगा। ललिता को गौतम की बातों से जैसे उनको करंट सा लगा था। उन्होंने अपनी आंखों में ढेर दर्द भरे अपने उस बेटे को देखा जो कभी उनकी बातें झट से मान लेता था, जो अपनी माँ के आगे जुबान खोलने से डरता था, और आज तो नज़र उठाकर ये सब बात कर रहा था। सिर्फ उस बदचलन लड़की की संगत में पड़कर उनके आगे ना सिर्फ जुबान चला रहा था, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बगावत का ऐलान भी कर रहा था। ऐसी परवरिश तो उन्होंने अपने बेटे की नहीं की थी, फिर कमी कहाँ रह गई थी जो आज अपनी सारी हदें भुलाए उनके सामने खड़ा था। उन्होंने अपने धड़कते कमज़ोर दिल के ऊपर हाथ रखा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गौतम बेटा? हमारा ठाकुरों का परिवार है और समाज में बहुत मान सम्मान है। मैं एक ऐसी लड़की को जिसे दुनिया की हर मैली आंख ने देखा हो, जिसके चरित्र की गवाही खुद उसका बेशरम आधे नंगे वस्त्र उसे बताता हो, मैं कैसे उस बेहया औरत को अपनी आने वाली नस्लों का चुनाव करूं? एक आवारा बदचलन और इस परिवार की बहू बने, ऐसा नहीं हो सकता। ललिता को तो जैसे लग रहा था वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, लेकिन माँ ऐश्वर्या मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। वह बिल्कुल वैसी बन जाएगी जैसा आप चाहती हैं। गौतम अपनी माँ से विनती भरे अंदाज में अपनी माँ को मनाता हुआ बोला। उस पर ललिता ने ना में सिर हिलाते हुए उसके सारे उम्मीद पर पानी फेर दिया। तुम उस बचलन बुढ़िया से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये मेरा आखिरी फैसला है। गौतम ने जब अपनी माँ को अटल देखा तो जिद्दी शब्दों में बोल उठा, ठीक है माँ, फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मुझे ऐश्वर्या के साथ ही रहने दो। क्योंकि आप मुझे उससे शादी की परमिशन नहीं दे रही हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं। गौतम को उसकी माँ की बातें बहुत दुख दे रही थी। वहाँ दूसरी तरफ ललिता फटी फटी आंखों से बस उसे देखे जा रही थी, जो उसके बेशर्म शब्द माँ के कलेजे को छलनी छलनी कर रहा था। फिर गौतम अपनी बात करता हुआ वहाँ रुका नहीं, सीधा बाहर की तरफ चला गया। जब ललिता ने एक फैसला किया, वह बहुत जल्द एक शरीफ लड़की को ढूंढकर उसकी जल्दी से शादी करवा देंगी, ताकि उसके सर से उस बेशरम लड़की का भूत उतर सके। उन्होंने उस परेशानी में गांव की एक सहेली प्रिया को फ़ोन किया, उसे सारी बात बताई। क्या करूं, मुझे कोई अच्छी सलाह दो। मैं इतनी परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा इकलौता बेटा जो एक चुड़ैल के बहकाने पर सीधी राह से भटक गया है, उसे उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। बुरा काम अच्छा काम भूल बैठा है। मैं क्या करूं? नागेश्वर जी जब आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? उन्हें जब मालूम होगा तब वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। उल्टा सारा इल्ज़ाम मेरी परवरिश पर ही लगेगा। ये सोच सोचकर मेरा तो दिमाग ही फटा जा रहा है। प्रिया, तुम परेशान ना हो, बच्चा है, गलत औरतों के बहकाव में आ गया है, भूल जाएगा उस औरत को। तुम बस अपने गौतम की शादी उस कम उम्र लड़की से करवा दो, फिर देखना कैसे उस औरत का भूत उसके सर से उतरता है। कम उम्र की लड़की जब मर्द के मिजाज के हिसाब से ढलती है, उसके हुक्म को मानती है, उससे प्यार और मोहब्बत उस पर निछावर करती है, तब दुनिया का कोई भी मर्द उस औरत से भाग नहीं सकता। वह उसकी मोहब्बत में डूबता चला जाएगा, क्योंकि मर्द की आदत अपने घर में एक प्रधान की तरह होता है। उसे अपनी बात मानने वाली पत्नी से इश्क हो जाती है और फिर वह खुद उसका गुलाम बन जाता है। प्रिया अपनी सहेली की परेशानी तसल्ली से सुनती, फिर उन्हें समझदारी से सलाह देती हुई बोली ललिता। पर प्रिया का एक एक शब्द अब ललिता के दिल पर असर करता चला गया। वह गहरी सोचों में डूब गई। मुझे कोई रिश्ता बताओ जो मेरे गौतम के लिए अच्छा हो। मैं अगर अपने जान पहचान में किसी भी लड़की पर हाथ रख दूँ, मुझे यकीन है वहाँ से इनकार नहीं आएगी। प्रिया, मुझसे ये काम अकेले नहीं होगा, फिर गौतम की पसंद का भी ख्याल दिमाग में रखना होगा, क्योंकि मैं जिस लड़की को गौतम के लिए चुनूंगी वह उस आवारा बदचलन लड़की से ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। तभी गौतम की नज़रें ऐश्वर्या से हटकर उसकी पत्नी पर पड़ेगी। क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मेरे गौतम का दिल जीत सके? ललिता की परेशान सी आवाज़ सुनती प्रिया हंसती। अरे सखी, तुम क्या शहर में ढिंढोरा पीट रही हो? जरा अपनी नज़रों को मेरे पास घुमाओ। तुम्हारे तो अपने ही पड़ोस में ये बच्ची है मोहिनी, उसे क्यों ना गौतम की दुल्हन बनाकर घर ले आओ। विजय की हालत तो तुम अच्छे से जानती हो, थोड़ा गरीब है, पढ़ा लिखा परिवार है, जात भी ऊंचा है। फिर इस महंगाई के बीच में इतनी जिम्मेदारियां, वह तो खुशी से पागल ही हो जाएगा। जब तुम मोहिनी का हाथ मांगने उसके घर जाओगी,
वे लोग ठाकुर परिवार से रिश्ता जोड़ने पर ही झट से हाँ कर देंगे। तुम्हारा परिवार तो पहले ही गांव में मशहूर है। ठाकुर परिवार से रिश्ता जोड़ना कौन इंसान नहीं चाहेगा। आप तो पहले ही इस गांव में सबसे खुशकिस्मत औरतों में शामिल हो जिसकी शादी इतने बड़े परिवार में हुई है। प्रिया के शब्द ने ललिता के मन में एक उम्मीद जगा दी थी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मोहिनी। भगवान की कसम बहुत ही खूबसूरत है। राजपूतों की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो मेरे गौतम को जरूर अपनी मासूमियत से जीत लेगी। और रही बात विजय की, वह तो आंख बंद करके मोहिनी का हाथ गौतम के हाथ में दे देगा। सिर्फ एक बार मेरे कहने की देरी है, लेकिन मोहिनी गौतम से बहुत ज़्यादा छोटी है। अभी तो उसकी 16 साल की उम्र है। ललिता खुशी से बोलते बोलते आखिर में थोड़ी उदास हो गई। कोई बात नहीं सखी, अपना गौतम कौन सा इतना बूढ़ा हो गया है। उन दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। और फिर चाहे भले कम उम्र की लड़की हो, लेकिन शादी हो जाती है तो एक बच्चे की माँ बनते ही भरपूर जवान और खूबसूरत हो जाती है। और रही बात मर्द की, तो वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। अब इसकी फिक्र करो कि कब जाना है विजय के घर मोहिनी का हाथ मांगने, क्योंकि अब तुम्हें और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। प्रिया के शब्दों की गहराई महसूस करते ललिता बेहद खुश हो गई थी और उन्होंने कल ही फैसला कर लिया अपने पड़ोसी विनय के घर जाने का। अगले ही दिन वह खुशी से एहसास लिए बड़ी जोश में दिखाई दे रही थी। ढेरों मिठाइयाँ तोहफा लिए अपने पड़ोसी के घर जा पहुंची, जहां उनके साथ उनका पूरा घर इस तरह अचानक ललिता के वहां जाने का वजह जानना चाहते थे। ललिता जो इतने ढेर गिफ्ट और मिठाइयों का टोकरा साथ लिए आई थी, ये देखकर वहां सभी हैरान परेशान रह गए थे। जबकि उनकी हालत उनके चेहरे को भांप कर ललिता पहले तो हंस पड़ी, बिना किसी बात को घुमाए बोलना शुरू हुई। मैं आज यहाँ एक अच्छे काम के लिए आई हूँ विजय। बात यह है कि मैं तुम्हारी बेटी का हाथ अपने गौतम के लिए मांगती हूँ। इतना कहते हुए ललिता सुकून से अपने पड़ोसी विजय का चेहरा तकने लगी, जो अचानक अपनी ऐसी किस्मत पर भूल चुके थे कि उन्हें खुशी होना चाहिए या हैरान। हुआ क्या है, तुम्हें कोई एतराज़ है? ललिता दिल में तो खुश थी, लेकिन ऊपर से थोड़ा सख्त अंदाज में बोलती हुई हक्का बक्का से उनके चेहरे को तकने लगी थी। अरे ललिता जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम तो आपके चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इसमें ऐतराज़ की क्या बात है? हम तो इस बात पर हैरान हैं कि हमारी मोहिनी इतनी नसीब वाली है कि आप उसे अपनी बहू बनाने की इच्छा लिए मेरे चौखट पर आई हैं। मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो गए। बरसों बाद इस गांव के पड़ोसी को जब तुमने याद किया और जब इस मकसद के लिए घर आता देखा, तो खुशी के हालत में विजय ने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर ललिता उनका जवाब सुनकर खुशी से मुस्कुराती हुई सीधा घर आ गई, जैसे उन्हें पूरा यकीन था कि अब उन लोगों को मना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। ललिता बंगले पर पहुंचते ही उनका मुंह बेटे की तरफ था, क्योंकि पहले वो विजय से बात करके अपने पुराने झगड़ों को छोड़कर नए संबंध बनाना चाहती थी। फिर वह अपने बेटे से इस बारे में बात करके उसे राजी करना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही बेटे के कमरे में कदम रखा, उन्होंने देखा कि वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जब ललिता को आता देख फ़ोन बंद कर दिया। ललिता ने एक गहरी सांस ली, फिर बोलने के लिए शब्दों का चुनाव करते हुए बोलना शुरू किया, ताकि वो मना ना कर सके। गौतम बैठ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ललिता सामने सोफे पर बैठी, जबकि उसे भी पास बैठने का इशारा किया, जो बड़ी हैरानी से देख रहा था कि अम्मा क्या करने वाली हैं। तभी चलकर आता उनके पास बैठ गया। तुम यही चाहते हो ना कि तुम शादी करो? अगर ये शादी मेरी पसंद की लड़की से कर लो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बाकी तुम घर से बाहर जो चाहे मर्जी करते फिरो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ललिता गंभीर शब्दों में कहते हुए सीधा उसकी आंखों में देख रही थी, जो इस तरह हैरान होकर अपनी माँ की ऐसी बातों को सुन रहा था, जो उसे शादी नहीं बल्कि खुलेआम पाप करने की परमिशन दे रही थी। और दूसरी तरफ उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करवाना चाह रही थी जिसके दिल में उसके लिए कोई एहसास, कोई जज्बात नहीं। क्या ये उस लड़की के साथ अन्याय नहीं था? क्या सब दिखावा नहीं था? क्या अब ये सब ठाकुरों को शोभा देगी? अब उन्हें ये कहते हुए शर्म क्यों नहीं आ रहा था? ये किस तरह का खेल था जो उसके साथ खेला जा रहा था? उनकी बातों से गौतम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जब गौतम ने तने हुए चेहरों से माँ को देखते हुए गुस्से में कहा, मुझे आप किसी अंधी गूंगी बहरी लड़की से भी शादी करने को बोलोगी तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। आप बेशक जिस लड़की को मेरी दुल्हन बनाकर घर लाओगी, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर उसके बाद आप मेरी ज़िंदगी पर कोई सवाल, कोई उंगली नहीं उठाओगी। आपको उसमें दखल अंदाजी का हक भी नहीं होगा। मैं अपनी पत्नी के साथ जो मर्जी व्यवहार करूं, जैसा उसे रखूं, आप एक शब्द भी नहीं बोलोगी। आपको हर वह चीज़ बर्दाश्त करनी होगी। बोलिए, आपको मंजूर है? अगर है तो फिर मैं भी तैयार हूँ।
आपकी इन सारी बातों को मानने के लिए। जिसमें आपकी खुशी है। ललिता उसकी सारी बातों को एक तरफ रखते हुए उसकी रजामंदी पर ही खुश हो गई थी। उन्हें और क्या चाहिए था। वह उनकी पसंदीदा लड़की के साथ शादी के लिए राजी हो गया था। यही बहुत था। आगे उन्हें अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। वह उन्हें मायूस और खाली हाथ वापस नहीं लौटने देंगे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधकर वह उसे अच्छे बुरे कामों की फ़र्क अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा और उस बुरी ज़िंदगी को छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। हाँ बेटा, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम बस मेरी खुशी के लिए मेरी मर्जी के लड़की से शादी कर लो। ललिता के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर गौतम ने ठंडी आँख भरी। ठीक है माँ, आप अगर मेरी बात मानने को तैयार हैं तो फिर मैं भी तैयार हूँ। अगर इसमें आपकी खुशी है तो आपकी खुशी के लिए मैं पापों के दलदल में डूबने को तैयार हूँ। इस सब की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से जानते हुए भी मुझे हर उस चीज़ के लिए परमिशन दे रही हैं जो सरासर पाप है। ये कहता वह वहाँ से उठकर चला गया था जब ललिता उसकी पीठ को देखते यकीन भरे अंदाज में मुस्कुरा दी। और ये तो वक्त ही बताएगा मेरे बच्चे कि मैंने तुम्हें पापों के इस दलदल में फेंका है या फिर तुम्हें बचाया है। और ये सिर्फ एक माँ ही अपनी औलाद के लिए करने की ताकत रखती है, क्योंकि वह जानती हैं कि उसकी औलाद को किस चीज़ से नुकसान पहुँचने वाला है और किससे नहीं। ललिता ने इस मामले को गंभीरता से लिया। बिना टाइम खराब किए कम वक्त में नागेश्वर से भी सलाह ली और बातचीत की। बहुत बिजी इंसान थे, लेकिन थोड़ी बहुत बातें उनके कानों तक भी पहुंच जाती थी। वो बेखबर नहीं रहते थे। अपने इकलौते बेटे की हर खबर लेना चाहते थे। उन्हें अपनी पत्नी का फैसला बहुत अच्छा लगा, जिस पर नागेश्वर साहब ने भी परमिशन दे दी। ठीक है, मैं अगले ही हफ्ते वापस आ रहा हूँ। हम विजय के घर चलकर बात करेंगे। इसी महीने शादी की रस्म भी कर दी जाएगी। उनके अचानक से इतना सब कुछ प्लानिंग करने पर ललिता को और हौसला मिला। बहुत खुश हुई थी। ठीक है, फिर मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। आखिर तो ठाकुर परिवार के इकलौते वारिस की शादी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खुशी से खिलखिलाती अब पति से परमिशन लेती हुई फ़ोन रख चुकी थी। वक्त बहुत कम था। उन्हें सारी तैयारियां खुद अकेले करनी थी। ठाकुर परिवार के बंगले को ऊपर से नीचे तक दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरह के सजावट से पूरे बंगले को दुल्हन बनाया गया था। नौकर भी भाग दौड़ के साथ साथ गौतम पर पूरा ध्यान रखा जा रहा था, कहीं वो शादी को लेकर कोई बवाल ना खड़ा कर दे। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी, जब उसे मालूम होता है कि उसकी शादी गौतम के साथ तय की जा रही थी, तब वो अजीब सी उलझन की शिकार हो जाती है, क्योंकि उसके मासूम दिमाग को इस रिश्ते के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। नहीं वह गौतम को जानती थी, बस सिर्फ गौतम के परिवार का नाम सुनती आ रही थी और उस परिवार में से सबसे ज़्यादा उसने सिर्फ ललिता का नाम सुना था। वह ललिता से बहुत इम्प्रेस थी और अब गौतम का नाम सुनकर उसके दिल में अजीब सी खुशी और गम ने घेर लिया था। न जाने गौतम कैसा होगा। गौतम की माँ को तो वह सुन चुकी थी। उसका दिल बिल्कुल कोरे कागज की तरह एकदम साफ था, जिस पर कभी किसी की मैली निगाह तक नहीं पड़ी थी। वह एक गर्ल स्कूल में पढ़ती थी। उसने कभी अपने करीब किसी लड़के को नहीं देखा था। घर से भी वह स्कूल अपने पापा के साथ जाती थी। इस मोहिनी को ये नहीं पता था कि उसका होने वाला पति बुरी औरतों के संगत में पड़ा हुआ है। उसका चाल चलन ठीक नहीं है। न जाने उसने कितने घाट का पानी पी रखा है। बस इसी गलत फहमी में जी रही थी कि उसकी शादी एक ठाकुर परिवार के इकलौते वारिस से होने जा रही थी, जो बहुत ज़्यादा अच्छा और नेक शरीफ लड़का होगा, जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा, जो उसका हाथ पकड़कर उसको स्वर्ग की राहों तक लेकर जाएगा। अब तक मोहिनी ने सिर्फ उसका नाम ही सुना था, घर वालों के मुंह से। ना तो किसी ने उसे गौतम की तस्वीर दिखाई थी, ना उसके बारे में कोई खास बात मोहिनी को बताई गई थी। सिर्फ उसका नाम सुनकर उस जुड़ने वाले रिश्ते के स्वागत में मोहिनी के दिल में गौतम के लिए एक इज्जत बनी हुई थी, क्योंकि उसका दिल कहता था उसका होने वाला पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक अच्छे किरदार का लड़का है। उसके पापा नागेश्वर की तरह अच्छा सोच रखने वाला है, अच्छा कमाने वाला है, ठाकुर परिवार का इकलौता संतान है। उनके परिवार के चर्चे हर तरफ सुनाई देते थे। वह एक ठाकुर परिवार के बारे में सोच सोचकर मोहिनी कभी खुश होती तो कभी गहरी सोच में डूब जाती। जितनी जल्दी उसकी शादी तय हो गई, अब वो अकेली नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान के तले रहेगी, जो उसकी ज़िंदगी से लेकर उसकी सांसों तक का मालिक होगा। उसके संग उस छोटे से घर से निकलकर बड़े से बंगले में चली जाएगी। अपनी शादी के दिनों को उंगलियों पर गिनती व बेसब्री और खुशी से वक्त काट रही थी। और फिर भगवान का माला जाप करते करते वह दिन भी आ गया था, जिसका इंतजार ललिता के साथ मोहिनी को भी था, जो आज से श्रीमती गौतम बनने जा रही थी। खुश नहीं था तो वह गौतम,
जो शुरू से आखिर तक ऊपर के मन से सब कुछ तैयार करता अपनी माँ ललिता की बात मानने पर मजबूर था। हर तरफ जहाँ सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे, वहीं गौतम के चेहरे पर ढेरों परेशानी लिए स्टेज पर बैठा था। तभी मेहमानों का झुंड एक एक करके दूल्हे से मिलने, उसे बधाई देने के लिए स्टेज पर आने लगे। भाई दूल्हे साईं, आप तो बड़े खुशकिस्मत निकले। इतनी हसीन, इतनी पवित्र पत्नी आपकी जीवन साथी बना दी गई है। विजय साहब तो बड़े ही शरीफ और अच्छे इंसान हैं। अपनी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की है उन्होंने। अपनी फूल सी नन्ही कली को आपके हवाले कर दी, जो अपनी समझदारी और खूबसूरती से आपकी ज़िंदगी में बहारें ले आएगी, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत है कि आप तो उसे देखकर ही अपने होश खो बैठोगे। गौतम के दिमाग पर कुछ देर पहले वाली गम परछाई अब नए आए गए मेहमानों की जुबान से दुल्हन की तारीफ सुनकर शक में बदलने लगी थी। जो उसके सामने किए जा रहे थे, कोई उसे हूर की परी कह रहा था, कोई उसे देवी की उपाधि दे रहा था। अब वह मन मन में सोच रहा था, काश मैं वहाँ शादी करवाते समय उसका मुँह ही देख लेता। जब गौतम की सलहज उससे नेक मांग रही थी, मोहिनी की मांग भरी जा रही थी, तो गौतम की सलहज ने उसके तारीफों के पुल बांध दिए थे। वह उस वक्त उसकी जिद पर एक नज़र मोहिनी को देख लेता तो उस वक्त उसे तड़पना ना पड़ता, लेकिन उस वक्त उसने मना करके अपना मूड खराब कर लिया था। उस वक्त तो उसने ऐश्वर्या को याद कर लिया था और अपने नाकाम मोहब्बत को याद कर रहा था। अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की से उसे कोई दिलचस्पी या लगाव नहीं था, लेकिन अब गौतम सबके बातों से मजबूर और बेचैनी से अपनी जगह, अपने पैरों को बार बार बदल रहा था। जितने मुँह थे उतनी बातें थी। उसने यहाँ आए सब मेहमानों के मुँह से तारीफ ही सुनी। क्या वह सच में इतनी खूबसूरत है? मुझे तो लगता नहीं। मेरी मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई हो सकता है। लेकिन अगर वह सच में मेरी मोहब्बत ऐश्वर्या से ज़्यादा खूबसूरत है, तो गौतम तुम्हारे लिए कुछ गुंजाइश अपने दिल में निकाल ही लेगा। लेकिन अगर तुम मेरी मोहब्बत जैसी खूबसूरत ना निकली, तो मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत करना, अपने हक मत जमाना। और ना ही तुम्हें गौतम कभी देखेगा और ना ही तुम्हें अहमियत देगा, ना ही तुम्हारी कोई मेरे सामने इज्जत रहेगी। इसके लिए तुमने ये शादी की है, तुम जिंदगी भर के लिए उस चीज़ के लिए तरसोगी। अपनी मोहब्बत को तुम्हारे लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। गौतम चुप नज़रों से अपने सामने देखता दुल्हन को अपने दिल में तरह तरह के बवाल बना रहा था। गौतम से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतनी लंबी रस्मों के बाद विदाई, फिर इन सब ने उसे बहुत थका दिया था। वह बस अब जल्द से जल्द अपने कमरे में जाकर उस हसीन परी को अपनी आंखों से देखकर यकीन करना चाहता था, सच में वह इन तारीफ़ों की हकदार थी या नहीं, जो अब तक मैं सुन सुनकर बस अपना दिमाग ख़राब करने लगा हूँ। जब ललिता ने उसे इशारे से अपने कमरे में जाने को कहा, जब सब मेहमानों के साथ हॉल में बैठा था, उसको इशारा मिलते ही वह झट से उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। गौतम ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। देखा मोहिनी, जो आज से उसकी पत्नी थी, लंबा घूंघट चेहरे पर गिराए, अपने लहंगे को फैलाए तैयारी के साथ उसके बेड पर हक जमाए अपनी गर्दन झुकाए बैठी थी। गौतम अनगिनत सोचों में डूबा हुआ कदम उठाता उसके पास आकर बैठा, फिर धीरे से उसका घूंघट उठाया तो जैसे ही उसकी सांसें सामने बैठी उस हस्ती को देख कर रुक गई। वह सच में बहुत हसीन थी, जैसे कोई चांद का टुकड़ा। लेकिन इन सब से कई ज़्यादा जो गौतम को हैरान कर रही थी, उसे मायूसी ने घेरा था। वह था मोहिनी का कम उम्र होना। उसकी सोच से भी ज़्यादा कम सीन और मासूमियत लिए बैठी थी। वह तो शादी के बाद ही जिम्मेदारियां लिए अभी से तैयार बैठी थी। अभी तो उसको जवानी ने भी सही से छुआ तक नहीं था। वह दुबली पतली सी सुकड़ी सिमटी बैठी वह गौतम के सामने जैसे गुड़िया लग रही थी। ऐसा लग रहा था वह कोई इंसान नहीं, जैसे सोच समझकर इतनी खूबसूरती से बनाया गया था। इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकेंगे। इस कहानी को सुनने के लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे की कहानी लिखी जाएगी। और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। अगर आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें।